अस्सलाम नाज़रीन, ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और ज़ोर का जोड़ में आज और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम और वर्ल्ड कप कैंपेन के हवाले से, जो कि अभी भारत में मौजूद है। हमारी टीम वहाँ पर तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। आज वर्ल्ड कप में कोई भी वार्म अप मैच नहीं खेला जाएगा। आज आराम का दिन है और उसके बाद कल से फिर से जो वार्म अप मैचेज़ है उनका आगाज़ होगा। पाकिस्तान अगला वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना है और 3 तारीख को ये मैच पाकिस्तान की जानिब से खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी जो तैयारी है उसे हतमी शक्ल अब देनी है उस मैच में, आने वाले मैच में जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा। तो नाज़रीन, अभी एक जानिब जो टीम है वो वर्ल्ड कप में मौजूद है, तो दूसरी जानिब एक्टिविटीज़ जो हैं इस वक्त जारी हैं। शादाब खान की जानिब जो कि नायब कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से बड़ी अहम बातें की गई हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को अपना भारतीय टीम में पसंदीदा खिलाड़ी भी करार दिया और भी एशिया कप के हवाले से भी जिक्र किया। डिटेल से इस घंटे में हम बात करेंगे शादाब खान के बारे में भी, और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, उनकी जानिब से भी हर रोज़ हम देखते हैं, हर गुजरते दिन एक नया बयान सामने आता है। उस हवाले से भी इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं। और एशियन गेम्स इस वक्त जारी हैं, उस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात की जा रही है। उस हवाले से भी बात करेंगे। उसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर मोहम्मद हफीज़ जो कि कौमी क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से भी बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की गई है। उन्होंने इसका जो ज़िम्मेदार जिसको ठहराया उस हवाले से भी बात करेंगे। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें सवेरा पाशा भी कराची से ज्वाइन करेंगी, वीडियो लिंक पर हमारे साथ वो मौजूद होंगी। इमरान, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो एक जानिब वर्ल्ड कप की तैयारियाँ जारी हैं और जो हतमी शक्ल देनी अपनी तैयारियों को, हमने शादाब खान की जानिब से बड़ी अहम आज गुफ्तगू की गई है। उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एशिया कप की खामियों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये खूबसूरती है क्रिकेट की, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा अब तक, कैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी गलतियों से सीख कर? देखिए, शादाब की गुफ्तगू का आप हवाला दें या पाकिस्तान की गलतियों का जिक्र करें, पाकिस्तान ने गलतियों से क्या सीखा है, इस हवाले से तो बहुत मुश्किल चीज़ें सामने आती हैं। और आप जब हकीकत को सामने रखते हुए बात करते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो कि अमूमी तौर पर लोगों को पसंद नहीं आती हैं। जहाँ तक गलतियों से सीखने की बात है तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप तारीख़ उठाते हैं, 2-3 बरस की पाकिस्तान की क्रिकेट देखते हैं तो गलतियाँ तो दोहराई जा रही हैं। वही गलतियाँ जो 2 साल पहले भी होती थी, 3 साल पहले भी थी, आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वही गलतियाँ करती है। और उसमें सबसे अहम पहलू ये होता है कि आप अपने वसाइल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखें, हर आप आउट होते हैं तो किसी गलती की वजह से होते हैं या आपकी किस्मत उस दिन आपका साथ नहीं देती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ हिकमत अमली का है, अगर आप अपने प्लेयर्स को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल ना कर पाएँ और आप अपनी जो मैच के दौरान बेहतर फ़ैसले ना कर पाएँ, आप मैच को गिरफ्त आपकी कमज़ोर हो, आप उसको मजबूत हो, आप उसको कमज़ोर कर दें, हिकमत अमली के एतबार से वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई इस्लाह नज़र नहीं आती है, कोई दुरुस्तगी नज़र नहीं आती है, कोई बेहतरी भी नज़र नहीं आती है। तो ये पाकिस्तान की ये वाली खामियां अपनी जगह पर मौजूद है। बाकी ये है कि कोई अच्छा खेल नहीं रहा होता, वो वापस आता है, अच्छा खेलना शुरू करता है तो यकीनी तौर पर उसने कुछ अच्छा किया होता है, यकीनी तौर पर अच्छा कुछ किया होता है। इमरान, हम यहाँ पर हमारे जो बाकी पैनल है सारा हमें ज्वाइन कर चुका है। उम्मुम लाला हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हमारे साथ सवेरा पाशा भी, प्रोग्राम ज़ोर का जोड़ की जो होस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो लाला, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। टीम की जो तैयारियां हैं, अब इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अपनी खामियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। शादाब खान ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट की ये खूबसूरती है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे आपने भी ये कहा था कि जब लड़के होते हैं, नौजवान हैं, ये जान लड़ाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने अभी तक जो हमारी खामियां रही हैं एशिया कप में, जिसका एतराफ़ भी किया कप्तान ने भी, चीफ सेलेक्टर ने भी, अब नायब कप्तान ने भी, हमने अब क्या सीखा है? अब हम वर्ल्ड कप में किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गलतियों का ताल्लुक है तो अल्लाह ने फरिश्तों को ही बगैर गलती और गुनाहों के पैदा किया है। बाकी तो इंसान क्रिकेट के अंदर गलतियाँ होती रही हैं, ब्लंडर्स होते रहे हैं, ये तो होते, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन देखें, जब 2 टीमें खेल रही होती है तो जो सबसे कम गलती करती है वो टीम सरवाइव कर जाती है, जीतती है। असल चीज़ यह है कि उन गलतियों से सीखना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गलतियां फिर भी आप करोगे लेकिन कम से कम आपको करनी पड़ अगर आपने जीतना है किसी इवेंट को तो आपको गलतियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में देखें, बात यह है कि ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां आगे भी होनी हैं, लेकिन हमसे ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। हमारे डिसीजन अच्छे बड़े तगड़े डिसीजंस होने चाहिए। देखिए, जब आप जीतते हैं गलतियां तो उस वक्त भी होती हैं, लेकिन जीत की वजह से वो कवर हो जाती हैं। जब आप हारते हो तो फिर जो नई भी गलती लग रही होती है उसको भी हम गलतियां बना देते हैं।
तो आई मीन गलतियां चलती रहेंगी, कम से कम हमें गलतियां करनी की चाहिए। अगर हमने इस टूर्नामेंट में रहना है, इस वर्ल्ड कप को जीतना है, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। और एज ए यूनिट के तौर पे अच्छी बात ये है सारे तगड़े प्लेयर हैं, सारे फिट हैं माशाल्लाह। जिस तरह पहले बात करता रहा हूँ कि इस टीम के अंदर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, मैच विनर्स मौजूद हैं, और उनको किस तरह वो जो इस क्रिकेट की बात करते हैं कि स्मार्ट क्रिकेट हमें खेलनी पड़ेगी। ये वनडे क्रिकेट है, ये T20 नहीं है। इसके अंदर आपको टाइम मिलता है, एक दफ़ा हाथ से अगर चीज़ निकल भी जाए तो आपके पास इतना टाइम है कि आप दोबारा करते हो, आप अपना टाइम लेते हो, इनिंग बिल्ड करते हो। तो इसी तरह फास्ट बॉलर का है कि T20 वाली बॉलिंग नहीं, आपको लाइन और लेंथ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। मुशीब भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सवेरा पाशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, हमें स्मार्ट क्रिकेट, जो कि लाला ने भी टर्म यूज़ की है, हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, हमें स्मार्ट क्रिकेट के साथ स्मार्ट माइंडसेट के साथ आगे जाना है। गलतियाँ तो होती हैं और इंसान भी गलती का पुतला है। आपकी टीम है तो टीम में सबसे गलतियाँ होती हैं। हमें अब किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है? ये स्मार्ट क्रिकेट, स्मार्ट माइंडसेट हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल, देखें लाला ने जिस तरह बात की कि गलतियां जीत में भी होती हैं, मगर उन गलतियों को जो ओवरकम कर लेती है टीम, वो जीत जाती है। जो उन गलतियों पे अटकी रहती है और उन गलतियों को सही करते करते और गलतियां करती है, तो इस वजह से वो टीम हार जाती है। अब पॉइंट ये है कि हमने अपनी कौन कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई की हैं। एशिया कप के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा ख्याल से एशिया कप एक पास्ट चैप्टर इस वजह से हो जाना चाहिए क्योंकि हमने उनकी उस गलतियों पे तब्दीलियां नहीं की, और जो तब्दीलियां नहीं की और जो अब स्क्वाड सामने आ गया है, दिस इज द स्क्वाड दैट पाकिस्तान हैज पीरियड। अब हमें अपने पूरे पुरजोश तरीके से इनको सपोर्ट करना है और इन्होंने अपनी गलतियों पे खुद करेक्शंस करनी है, अपनी गलतियों को कैसे सही करना है। अभी भी हमने जो वार्म अप मैच देखा था, फील्डिंग लैप्सेस अभी भी वहीं रहे, वही फील्डिंग के इश्यूज हुए। अगर पावर प्ले में हम नहीं रन्स जोड़ पा रहे इतनी बेल्टर विकेट पे, तो हम जब बड़े अटैक के सामने फंसेंगे, बिकॉज न्यूजीलैंड ने अभी अपना पूरा अटैक खिलाया ही नहीं था, तो उस वक्त क्या होगा? ये सारे सवाल हैं जो इन लड़कों को अपने आप से खुद पूछने पड़ेंगे कि हम किस तरह अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। बाबर और रिजवान ने जब पार्टनरशिप की, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़बरदस्त की, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया। ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टीम पाकिस्तान को देखना होगा। बिल्कुल मुशीब भाई, यही पॉइंट, यही नुक्ता लेकर आपकी जाने बढ़ते हैं। हमें फील्डिंग के हवाले से, फील्डिंग के साथ फील्डिंग कोच मौजूद होते हैं, ड्रिल्स करवाई जाती हैं। आप जो पहले हम मौजूद थे अपनी ट्रांसमिशन में, तब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए जिसकी वजह से जहाँ पर लड़के जो हैं वो शुरू से आगाज़ से ही वहाँ पर डाइव करें, उनको इंजरीज ना हो। अब जब आप इस लेवल पर खेलते हैं जिस पर अब पाकिस्तान की टीम खेली है, तो यहाँ पर वो मामला नहीं अब रहता। अगर मैं अपने तरफ से बात करूँ इस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं फील्डिंग को बेहतर करने के लिए? एक दिन हमारी टीम को ऐसा लगता है कि दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग है और अगले मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि हमारी फील्डिंग जो है दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन फील्डिंग है। तो ये इसकी वजह क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, और एटीट्यूड तब आता है जब आप गेम के अंदर होते हो। हर वक्त जब 300 बॉल आप समझते हो कि मेरे पास आना है, तो आपके पास गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, बिकॉज यू आर लुकिंग टू मेक अ ब्रिलियंट कैच। आप रन आउट का सोच रहे होते हो, आप चौका रोकने का सोच रहे होते हो। इसलिए आता है एटीट्यूड से, इन्वॉल्वमेंट गेम के अंदर होने से। और जब तक ये आप इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, तब आपसे कैच भी छूट जाता है, क्योंकि एकदम आता है तो आपका बैलेंस नहीं रहता है, वो टेक्निकल चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं आपकी। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि फील्डिंग इज वाहिद एक ऐसा शोबा है क्रिकेट में जिसको जो एटीट्यूड के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हो, टैलेंट हो या ना हो। और दूसरा, जब गलती की बात कर रहे हैं, जैसे शायद ने भी की, सवेरा ने भी की, गलती पता क्या होती है बड़े टूर्नामेंटों में? जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो गलती ये होती है कि आप गलती करने से डरते हैं। ये गलती होती है आपसे। जब आप गलती से नहीं घबराते तो आपको पता क्या होता है, फिर यू मेक ब्रेव डिसीजंस। और जब आप दिल्ली वाले डिसीजन करते हो ना, तो वो गलत काम भी अल्लाह सीधे कर देता है फिर। क्योंकि ये बड़े टूर्नामेंटों में आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बड़े चांसेस लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये वार्म अप मैच था, अगर वार्म अप मैच में आप फॉर एग्जाम्पल बाबर कैन टेक रेस्ट, रिजवान की फॉर्म लगी हुई थी, वो रेस्ट कर सकता था और अपने बेंच को आप ला सकते थे। इससे आपको ना ये एकदम आप ये इस गलती से घबराते नहीं है कि अगर हार गए तो क्या होगा। तो आप ये हार का डर निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है गलतियां भी कम करेंगे, और अगर गलती करेंगे भी तो हमारे तो हीरोज हैं, हम तो इनको बैक करते ही रहेंगे। हम तो इनको बैक करते रहेंगे और हार का डर जो है वो अपने दिल से निकालना होगा। लाला, यहीं से आपके जाने बढ़ते हैं। शादाब खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है इस बात का इतराफ़ तो किया कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन रेस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी था, जो कि उन्हें अब मिल चुका है। तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है, और क्या आप ये समझते हैं कि जो वार्म अप गेम थी उसमें शादाब अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो वार्म अप गेम में शादाब को 2-4 ओवर कर लेने चाहिए थे?
देखें, अभी मुशी भाई ने भी बहुत अच्छी बात की है कि बाबर रिजवान अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे तो दूसरों को चांस देना चाहिए था। इसी तरह मेरे ख्याल में आप 3-3, 4-4 ओवर बिल्कुल करवाने चाहिए थे। फील करते, पिच पे बॉल करना, प्रैक्टिस में बॉल करने में बहुत फ़र्क है और आपको पिच का बिहेवियर पता चलता है, इसलिए कि इंडिया में रन्स बहुत होने हैं। इंडिया में पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बॉल अच्छा जल्दी क्विक ट्रैवल करता है टुवर्ड्स बाउंड्री, तो आई मीन कि हमें वहाँ पे रन भी लगाने होंगे बोर्ड पे तगड़े, इसलिए कि पिचेस अच्छी हैं और हमें बॉलिंग भी अच्छे एरियाज़ में करने पड़ेंगे। हमें बॉलिंग के अंदर इन पिचेस पे बचने के लिए आपको वेरिएशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि इस तरह की पिचेस अगर थोड़ा सा भी मार्जिन मिल जाए, बैट्समैन को रूम मिल जाए, तो वो आराम से, और हमारे ज़्यादा तेज़ बॉलर्स हैं जो बॉल तेज़ करते हैं, तो उनके लिए हल्का सा टाइम करना जो है ना, वो बॉलर्स को लास्ट मैच में भी हमने देखा, उन्होंने उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने सिर्फ टाइम किया है और गैप्स बनाए तो चौके गए। तो आई मीन के कंसिस्टेंट लाइन और साथ में वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके यॉर्कर्स हो, स्लो वन हो, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। अच्छा सवेरा, यही पॉइंट लेकर अब आपकी जाने बढ़ते हैं और क्या वजह आप समझ रही हैं, क्या हो सकती है वजह कि क्यों ओवर नहीं करवाया गया शादाब से? और फ़खर जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, हम उसे एक दिन पहले मुशी भाई भी जोर का जोड़ में ही बात कर रहे थे कि फ़खर के लिए अच्छा चांस होगा, शादाब के लिए अच्छा चांस होगा, क्योंकि वार्म अप गेम्स वो होती हैं जिससे आउट ऑफ फॉर्म जो खिलाड़ी होता है वो अपनी फॉर्म बहाल करता है। तो फ़खर को बैटिंग नहीं मिली, शादाब को बॉलिंग नहीं मिली। हाफिज, मेरे लिए भी दिस वाज अ वेरी वेरी बिग शॉकर कि क्यों हमें जो है, पहले तो मैंने सोचा कि शायद नई कोई स्ट्रैटेजी ये सोच रहे हैं कि अभी अब्दुल्ला ओपन कर लेगा, फ़खर को नई बॉल पे एक्सपोज नहीं करेंगे कि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो शैटर हो जाए और छठे नंबर पे फ़खर को खिला लेंगे, बट आई केप्ट वेटिंग, पर फ़खर दिखे नहीं और खेलने नहीं आए। दूसरी तरफ शादाब बैटिंग करने ज़रूर आए, शादाब आपको फील्ड में ज़रूर दिखे, मगर आपको जो है शादाब बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे, जो कि उनका कोर एक रीज़न थी, कोर एक उनकी जॉब थी बॉलिंग करना। करनी चाहिए थी बॉलिंग, क्योंकि ये लड़के पहली दफ़ा इस एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, ये लड़के पहली दफ़ा इन कंडीशंस में खेल रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था। बट कोच ने ये डिसीजन लिया, जहाँ तक मुझे ये खबर पता चली कि कोच टुक द डिसीजन कि फ़खर और जो शादाब हैं उनको एक्सपोज नहीं किया जाए। तो मतलब अगर हम इनको छुपाते रहेंगे तो क्या फाइनली हम इनको नीदरलैंड्स के खिलाफ सबसे पहली दफ़ा ही उतारेंगे? ये तो टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। मुशी भाई, एक्सपोज कहाँ पर करना है, एक्सपोज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो खिलाड़ी हैं और बाकी जो टीम्स हैं, जैसे डाटा एनालिस्ट की हम बात कर रहे थे, अगली टीम के तमाम खिलाड़ियों के ऊपर वो लोग रिसर्च अपना पूरा जो डाटा इकट्ठा करके वो मैदान में उतरती हैं, तो एक्सपोज ना करना ये क्या, ये मतलब इसकी समझ नहीं आई। किसने क्या एक्सपोज नहीं किया, जरा खुल के बताएं आप, जरा एक्सपोज किसने क्या नहीं किया? ये जो बात करनी थी अभी सवेरा जी हमारे साथ बात कर रही हैं कि इतला जो उनके ज़राए ने उनको बताया कि कोच जो कोचिंग स्टाफ है उनका ये माइंडसेट था कि हम फ़खर और शादाब को भी एक्सपोज नहीं करना चाहते, उन्हें अभी हम बचा कर रखते हैं और फिर आने वाले मैचेस में उनको चांस देंगे। देखिए जी, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अगर उसको हमारे कोचेस को ये लगता है तो हम उनको बैक करेंगे। वी शैल सी, वी वेट फॉर द राइट टाइम कि हम अपनी ओपिनियन दें, मगर इस मौके के ऊपर जो हमारी ओपिनियन है एज बीइंग एक्स क्रिकेटर होने के नाते, ये जितनी सिंपल आप क्रिकेट को करेंगे, जितने सिंपल डिसीजन करेंगे, उतना ही आप कामयाब होते हैं। अगर आप ये डरते हैं कि जो उसको एक्सपोज नहीं करना, अदर वे राउंड अगर देखा जाए तो इसका नेगेटिव भी ये पहलू है कि ये इस फ्लैट पिचों के ऊपर अगर फ़खर जमान की 2-3 चौके लग जाते और 50 कर जाता तो हो सकता है उसकी फॉर्म वापस आ जाती बड़े मैच से पहले, और शादाब का अगर 3-4 ओवर करके उसका रिदम वापस आ जाता तो हो सकता है उसका अब हर रोज उसको ये जितना मर्जी नेट में बॉल अच्छी हो रही हो, जितनी मर्जी नेट में बॉल अच्छा लग रहा हो बल्ले में, मैच में जब आपका बॉल सही गिरता है या आपको विकेटें मिलती हैं या आप मैच में स्कोर करते हो, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वरना आपका कॉन्फिडेंस बहुत, जब आप फॉर्म में नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं तगड़ा होता जितना मर्जी आप नेट में अच्छा खेल रहे हो। तो इसलिए मेरा तो अपना ये मानना है कि इन पिचों के ऊपर आप अपने वही टीम को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते जिसको आपने पहले मैच में खिलाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर इतने ये लड़के बहुत देर से खेल रहे हैं, एशिया कप में ही तकरीबन 99.1% यही टीम थी। अगर हमें अभी भी इनके बारे में कोई डाउट है या हम लड़कों को छुपाएंगे दूसरों लोगों से, तो आई थिंक
हम उस कबूतर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। बिल्कुल सही। इमरान, इसी के ऊपर मुशी भाई मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। मुशी भाई, हमने जब वार्म अप मैच भी देखा, हमें दो देखें, बाबर और रिजवान, तो वी नो बाबर एंड रिजवान देयर आर रिलायबल बेस्ट, वो तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्मेंस देंगे, मगर उसके अलावा दो सिर्फ ऐसे लड़के थे जिन्होंने चैलेंज अपटेक किया। बैटिंग में सऊद शकील ने और बॉलिंग में उसामा मीर ने। उसामा मीर और सऊद शकील पूरे एशिया कप में बेंच गरम करते हुए रहे। क्या मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रही बात के कौन से प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी और क्या कैपेसिटी है? यही मेरा एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप देखिए ना कि आप सऊद शकील जो कल खेला है और उसकी जो शॉटें मारी, अच्छा ये शॉटें अच्छी पिच थी, फ्लैट पिच थी, मगर जो टेक्निकली उसने शॉटें मारी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फास्ट बॉलों को छिक्का मारा है, उसने सीधा छिक्का मारा, उसका जो बैलेंस था, उसकी जो तकनीक थी। अब बीइंग एक्स क्रिकेटर आपने ये देखना होता कि उसामा मीर के बॉल पे जो 2-3 ओवरों के बाद जब उसका गेंद को सही गिरता है तो उसका बाउंस कितना हो रहा है, स्पिन कितना हो रहा है, तो आपने ये अंदाजा लगाना होता है कि इस टूर्नामेंट में अगर इस तरह की बॉलिंग इसने ज्यादा की तो ये हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं कि ये मिडिल ओवर में ज्यादा विकेट ले लेगा। यहाँ से आपने असेस करना होता है अपने प्लेयर को। तो बेंच स्ट्रेंथ का मतलब ही तब है कि आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा एज ए कोच या एज ए कैप्टन, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे जिता देगा मैच। उसके ऊपर फिर आपने चांस ले लिया। अगर आपको 15-20 रन करके भी कोई आउट होता है या एक मैच में बॉलिंग गंदी भी करता है और उसको रन पड़ जाते हैं, मगर आपने ग्लिम्स देख लिए, उस ग्लिम्स के ऊपर आपने फिर टूर्नामेंट जीतने के फैसले करने होते हैं। बिल्कुल लाला, यही पॉइंट लेकर, यही नुकता लेकर आपकी जानिब बढ़ते हैं और बेंच की बात हो रही है। बेंच पर बैठा जो भी लड़का, जब भी मौका मिला, जैसे कि अभी सऊद को मौका मिला, उसने प्रूव किया, उसामा मीर की जानिब से भी मुसलसल उसको चांस नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब भी चांस मिला है उसामा ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन शायद मैनेजमेंट यहाँ पर भी डर रही है या एक्सपोज होने से बचा रही है लड़कों को। यार देखें, आई मीन के देखें, आपने एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि वाइस कप्तान आप हैं तो पता नहीं, आई डोंट नो कि कप्तान के माइंड में है कि वाइस कप्तान है, इसको खिलाना ही खिलाना है। मुझे नहीं पता चल रहा कि किस माइंडसेट के साथ वाइस कप्तान को हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन साथ में देखें, आपके पास अगर बेंच पे एक लड़का है और एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो बेंच आपने किस लिए बिठाई हुई है? आप क्या वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट वर्ल्ड कप में करोगे? आपके पास टाइम था, आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग है कि किसी के बैठने से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम ये समझते हैं, हम सिर्फ टूर्स पे टूर्स करा रहे होते हैं लड़कों को। यार आप बिठाओ। आप अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मेरे ख्याल में कुछ मैचेस की सीरीज थी, तो इंडिया के ने काफ़ी सारे प्लेयर्स को बिठाया। वो हारने से नहीं डर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में एक प्लान के तहत जाएं। तो आपको डिसीजन, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए। आप जब लंबा प्लान हो, लंबा सोचते हो, फिर आप छोटी की फिक्र नहीं करते, छोटे पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो एंड देन लंबा प्लान बनाते हो। तो हमें लंबे प्लान्स के साथ जाना चाहिए, हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। हमें जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको चांस दो, वो अच्छे हैं, वो बैठे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, उनके अंदर ज्यादा जज्बा होता है कि यार मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं अपने आप को परफॉर्म करके दिखाऊं। और जो लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा तो उन्हें उससे पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो मेरी जगह पकड़ लेगा। तो आप रेस्ट देते हो, खिलाते हो, रेस्ट देते हो, खिलाते हो। बस मैं तो समझता हूँ कि इस फेलियर से नहीं डरना चाहिए, लड़कों को चांस देना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपकी बेंच स्ट्रांग होगी तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चाहे ना खेल रहा हो। इमरान, अब आप कुछ ऐड कीजिएगा। एक चीज ऐड कर सकते हो? जी लाला, जिस तरह आपने इस बात की है सीरीज की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अभी हुई है, शुभमन गिल ने शुरू के 2 मैचेस खेले, तीसरा मैच अगर वो खेलते उनको सिर्फ 20 रन चाहिए थे कि वो नंबर 1 रैंक ओडीआई बैटर हो जाते। बट रोहित शर्मा ने कहा थैंक यू वेरी मच, आप जाके अब तैयारी कीजिए वर्ल्ड कप की और कोई जरूरत नहीं आपको तीसरा ओडीआई खेलने की, हम अपनी बेंच को वो करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये एक कप्तान की तरफ से कि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की क्या रैंकिंग हो रही है, मैं सेल्फिश रहूंगा अपनी टीम के लिए। मेरा ख्याल से हर कप्तान को इस तरह सोचना चाहिए। जी लाला, सवेरे ये करते हैं। ये हुआ है पास्ट में। मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैग्रा की दी थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंपॉर्टेंट मैच था, मैग्रा को रेस्ट कराया, उसकी जगह जो खेला है उसको कहा था कि अगर तुम 5 भी आउट, पॉन्टिंग ने मीडिया में कहा अगर तुम 5 भी आउट करोगे खेलेगा मैग्रा ही खेलेगा। तो ये वो कप्तान का कॉन्फिडेंस होता है जो प्लेयर को दिया जाता है कि यार तुम ही हमारे अच्छे हो, उसको भी हम चांस दे रहे हैं साथ में। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट की तरफ से चाहता है प्लेयर्स को, जिससे प्लेयर गिरता नहीं और कॉन्फिडेंट ही फील करता है कि कब जब भी मुझे मौका मिलेगा
लगेगा मैं परफॉर्म करूंगा। तो मुश्ताक भाई ये फ़र्क पड़ता है कि रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस और धोनी के अंडर कैप्टनसी में उन्होंने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, विराट कोहली के अंडर वो खेले हैं, उसके बाद अब शर्मा जब कप्तान बने तो इतने मैच्योर और इतने जो बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजन है वो ले सकते हैं, और बाबर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शायद हम ये बात कर सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बाबर को भी अब 2-2.5 साल तो हो गए मेरा ख्याल कैप्टनसी करते हुए, और बड़ा अच्छा उसने बड़े अच्छे ग्लिम्स दिखाए हैं, एज ए कैप्टन भी दिखाया, एंड ही इज ग्रोइंग। मगर मैं ये जो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना, हम जिस तरह रोहित शर्मा की बता रहे हैं कि 2 मैच में वो विराट कोहली वो बाहर बैठ के ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, अब यहाँ पे वार्म अप मैच होता है जो पाकिस्तान कल परसों मैच खेला है, और वार्म अप मैच के अंदर केन विलियमसन 100 साल के बाद आके न्यूजीलैंड को आके खेलता है, और वो 50 करने के बाद रिटायर होकर बेंच वाले लड़के को आगे बारी देता है, और हमारा रिजवान जो कि फॉर्म में है, जो बड़ा अच्छा रिलायबल प्लेयर है, उसने पूरा 100 किया फिर रिटायर हुआ। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे ना बेंच स्ट्रेंथ वालों को भी पता चलता है कि यार 50 करने के बाद इसने वापस ले लिया, इसको पता है कि आई एम इन गुड फॉर्म, आई एम प्लेइंग वेल, सो गिव समबडी एल्स चांस। वो मैं अगर वहां पे होता तो मैं फौरन ये कोशिश करता कि मैं इसको इफ्तिखार को भेजता, ताकि कभी कोई मैच ऐसा आ सकता है जिसमें इसको 15-20 ओवर खेलने पड़े, 20 ओवर में ये अपनी गेम को कैसे ग्रूम कर सकता है, ताकि उसको मैच से पहले, वर्ल्ड कप से पहले आदत पड़े कि अगर 3-4 विकेटें गिरी तो मैं पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है। साउथ स्टील को 20-25 ओवर मिलते वो खेलता। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यहाँ से आपको दिलेरी का और क्लियरनेस का पता चलता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट टीम। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टीम, और इस हवाले से वो हमारी डिस्कशन इस वक्त यहाँ पर जारी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, नाज़िर वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और गुफ्तगू अपनी नाज़रीन वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुशी भाई मौजूद हैं, लाला मौजूद हैं, सवेरा भी मौजूद हैं, हाफिज़ इमरान भी मेरे साथ मौजूद हैं। लाला, जो मुशी भाई ने एक पॉइंट था उस हवाले से बात करेंगे, और मुशी भाई आपने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया था कि जो रिजवान है उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, उसके बाद बाबर आजम ने भी 80 रन बनाकर उनकी विकेट गिरी तो वो गए। तो इसमें क्या आप समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? क्या ये इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं या गेम प्लान हो सकता है? इस हवाले से अब आप क्या समझते हैं, हमें अगले मैच में क्या करना होगा, क्या बेहतरी करनी होगी, क्या इंप्रूवमेंट करनी होगी, किन किन लड़कों को चांस देना होगा? शाहिद से पूछ रहे हैं? मुशी भाई आपसे। अच्छा, क्योंकि मैंने तो पहले बता दिया, ब्रेक से पहले ये बता दिया था कि ये केन विलियमसन साल बाद न्यूजीलैंड से खेला है, और 50 करने के बाद वो रिटायर्ड हो गया कि उसको पता था कि मेरा रिदम आ गया है, मेरा मोमेंटम है, तो उसको पता चल गया था कि मैं बैटिंग अच्छी कर रहा हूँ। तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो रॉकेट साइंस है कोई नहीं है कि बाबर जैसा हमारा ग्रेट प्लेयर है, हमारा कप्तान है, हम उसको बैक करते रहेंगे। रिजवान हमारा मेन प्लेयर है, ग्रेट क्रिकेटर माशाल्लाह से, अल्लाह नजर और बात से बचाए। मगर परफॉर्मेंस पता क्या होती है कि आपको जब ये नहीं पता चलता कि 100 के बाद ये लगता है कि कभी कभी आप ना पर्सनल अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, जबकि इन वार्म अप मैचों के ऊपर पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा आपको टीम की अचीवमेंट की जरूरत होती है कि टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है, हमने कौन सा कम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ से आपके डिसीजन से पता चलता है कि आप कम्बिनेशन का नहीं, आप इंडिविजुअल का कई दफा सोच रहे होते हो, और इसमें इसलिए मुझे ये लग रहा था। ठीक है, लाला ने मेरे पे ज्वाइन किया है। लाला ये बताएगा कि जैसे अभी हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मुशी भाई ने भी बात की है, तो दूसरा जो वार्म अप मैच है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को करीब करीब उसी प्लेइंग 11 के साथ या उन 11 खिलाड़ियों के साथ सबसे पहले मैदान में उतरना चाहिए जो पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलेंगे? फ़खर जमान की सूरत में, शादाब की, आपको लगता है कि इनको वो मैच टाइम मिलना चाहिए अगले वार्म अप मैच में? देखें, आपके पास जो वार्म अप मैचेस होते हैं उसमें एक तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स करने का। आपके पास जो दूसरा मैच है इसमें भी आप शुरू उसी से ही करें जो जिस कॉम्बिनेशन के साथ आपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में जाना है। आप बिल्कुल शुरू करें, आप देखें कि चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, देन आप बीच में अपने 1-2 प्लेयर ऐसे बीच में बैटिंग कराने के लिए भेज सकते हैं कि जो जैसे कुछ
रिजवान अच्छी फॉर्म में, जो मुशी भाई कह रहे थे, या बाबर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, आप उन नंबरों पे अपने नीचे के नंबरों के प्लेयरों को, जैसे इफ्तिखार की बात की है, कि उसको डालें उस सिचुएशन के अंदर कि अगर 20-22 ओवर, जो मुशी भाई ने भी बात की है, मैं एग्री करता हूं बिल्कुल, उस कॉम्बिनेशन उस सिचुएशन के अंदर डालें कि वो क्या खेलता है, किस तरह लेके चलेगा। अगर वो मैच खेलता है और सिचुएशन उस तरह की आती है तो थोड़ा सा प्लेयरों को अंदर जाने दे, प्लेयरों को थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में डालो प्लेयरों को, कि उसमें से अगर जब वो परफॉर्म करेंगे, जब वो मैचेस के अंदर जाएंगे, क्राउड के सामने होंगे, एंड देन वो उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस प्लेयरों को दिया जाता है। तो आई मीन कि ये बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड देन स्टार्ट उसी से करें जिस तरह आपने वर्ल्ड कप के अंदर जाना है। जो ओपनर्स होंगे, नंबर 3 होगा, नंबर 3 पे आप अगर बाबर खेलता है वार्म अप मैच में 25, 30, 40 रन करता है, उसके बाद बाहर आ जाए, रिजवान इसी तरह अपने नंबर पे जाके बाहर आ जाए, दूसरों को चांस दे। ठीक है, अच्छा लाला एक ऐड कीजिएगा, शादाब के बारे में, नायब कप्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। एज अ लेग ब्रेक बॉलर क्या समझते हैं आप, शादाब से कहां पर गलती हो रही है? उन्होंने कहा कि अभी जिक्र भी किया कि थोड़ा आराम चाहिए होता है, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को आराम कर लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या गलती हो रही है शादाब से? उनकी बॉलिंग में वो इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखें, कभी कभार बॉलर के ऊपर ऐसे हालात आ जाते हैं जब वो विकेटें नहीं मिल रही होती हो तो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता। विकेट लेने से आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, और एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने आप को खुद उठाना पड़ेगा, आपको बाहर से कोई उठाना नहीं आएगा। आप अपने आप को अंदर से बेहतर जानते हो बनिस्बत सामने वाले के, तो आप कहां पे लैग करते हो। क्या मैं मार खाने से डर रहा हूं? मुझे पता होना चाहिए मैं किस तरह दोबारा वही शादाब या शाहिद अफरीदी बन सकता हूं। उसके लिए मुझे खुद अपना हल निकालना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट चीज़ वो है कि आप जो भी आपको प्रैक्टिस सेशंस या जो भी आप मैच खेलते हो, आप सबसे पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखो जहां पे आपने अच्छे स्पेल्स किए हो, जहां आपने 4-4, 5-5 आउट किए हो, क्या वजह थी। उस जोन के अंदर जाओ, पास्ट में जाओ, देखो कि उस वक्त तुम क्या सोचते थे, अंदर तुम्हारे कोई नेगेटिव चीज तो नहीं आती थी। आप उस प्रेशर में से आपको अपने आप को खुद उठाना पड़ता है। आप सबसे अच्छे कोच आप अपने हो। आपका सिर्फ शादाब का ये है कि वो अपना जो प्रोसेस है बॉलिंग का, जो उसका फॉलो थ्रू है, उसको फोकस करे, उसके ऊपर आए। इसलिए कि ये मुश्किल कंडीशन होंगी शादाब के लिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये इजी कंडीशन नहीं होंगी इंडिया में बॉलिंग करना। इसमें मार्जिन बहुत कम मिलेगा, इसको बहुत विकेट टू विकेट और बहुत ज्यादा फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एयर के अंदर बॉल को तेज रखना पड़ेगा, स्ट्रेट रखना पड़ेगा, विकेट टू विकेट रखना पड़ेगा, तब जाके मेरे ख्याल में स्पिनर्स की बचत होगी। इसलिए कि पिचेस बहुत फ्लैट होनी है। पिचेस बहुत फ्लैट होंगी। सवेरा आपकी जाने बढ़ते हैं, और जैसे कि शादाब ने भी जिक्र किया कि जो विकेट थी जहाँ पर वार्म अप मैच खेला वो रावलपिंडी की तरह जो सिमिलर विकेट थी, और एक और मैच खेलेंगे तो हमें ज़्यादा जो है अंदाज़ा हो जाएगा कंडीशंस का। लेकिन आगाज़ तो हमारा है, नीदरलैंड है, उसके बाद श्रीलंका है। नीदरलैंड एसोसिएट टीम, जो एसोसिएट से खैर अब तो क्वालिफायर सॉरी खेलकर वो पहुंची है यहाँ पर। तो अब नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ आप आगाज़ कर रहे हैं। आपको निस्बतन नीदरलैंड के साथ आसान हम किसी टीम को नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी खिलाड़ी जो है वो 2 वार्म अप मैच खेल के यहीं पर रहेंगे, फिर हैदराबाद के इसी ग्राउंड में वो नीदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे। यहाँ की कंडीशन तो जान जाएंगे, लेकिन अब जब आगे बढ़ना है फिर इतना मार्जिन नहीं मिलेगा कि आपको वहाँ पर प्रैक्टिस गेम्स मिलें। देखिए, जितनी आइडियल इस वक्त जो प्लानिंग टीम पाकिस्तान के पास है ना, इससे आइडियल टीम प्लानिंग जो है वो किसी के पास नहीं है। मैं आपके इस सवाल का ज़रूर अभी ये जवाब दूंगी कि किस तरह ये वार्म अप, और अगर शादाब कह रहे हैं कि खेल के आपको इन कंडीशंस का पता चल जाएगा, तो शादाब को खेलना चाहिए था। उस पर हमने काफ़ी बात कर ली है। बट आपके सवाल के जवाब से पहले मैं मुशी भाई की तरफ एक सवाल डालूंगी और फिर आपका जवाब दूंगी। इफ्तिखार की मुशी भाई ने बात की पिछले वार्म अप में, हमने इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं करवाई उस वार्म अप में। उस वार्म अप में हमने जो फर्स्ट अपना स्पिनर का चेंज किया, वो हमारे पास उसामा थे, हमारे पास जो है वो नवाज थे, नहीं, हमने आगा सलमान को चूज किया सबसे पहले चेंज करवाना स्पिनर का। मतलब ये कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे कि उसमें गलत क्या हुआ। बैटिंग में आपने फिर आगा को ऊपर भेज दिया इफ्तिखार से पहले, जहां हम इफ्तिखार को बार बार प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार को ऊपर प्रमोट करें। जब श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप में इफ्तिखार खेले, बॉलिंग की, बैटिंग की, तो ऐसा लगा कि इफ्तिखार का ही दिन था और इफ्तिखार ही कर रहा था। तो मैं मुशी भाई से इसका जवाब जरूर जानना चाहूंगी। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जहां आपने ये कहा कि हैदराबाद
पाकिस्तान के पास ये आइडियल सिचुएशन है। हैदराबाद में ही दोनों वार्म अप मैचेस हैं, हैदराबाद में ही पहले 2 मैचेस हैं। नीदरलैंड्स को आप बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते इस वजह से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी जिस तरह वार्म अप खेला है ना नीदरलैंड्स ने, वो काफी था बताने के लिए उनके बारे में कि वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, क्वालिफायर्स हरा के आ रहे हैं टीम्स को बड़ी बड़ी। बिल्कुल। तो यस, श्रीलंका और नेदरलैंड्स दोनों हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पे ये 2 पॉइंट सबसे पहले गेज कर लेते हैं, इससे बड़ा मोराल बूस्टर कोई टीम पाकिस्तान के सामने नहीं होगा। तब हम जब इंडिया के मैच में उतरेंगे ना, तो हमारे सर पे ये प्रेशर नहीं होगा कि नहीं जी ये दिस मैच वोंट बी आवर डू और डाई मैच। ठीक है मुश्ताक भाई, वही सवाल जो सवेरा आपसे कर रही थी कि ये हो क्या रहा है टीम में। हमारा जो पहला चेंज था वो आगाज़ सलमान का था, इफ्तिखार को बैटिंग में प्रमोट नहीं किया गया, और जो स्पिन में चेंज था वो आगाज़ सलमान को किया गया। वो उसामा भी नहीं थे, नवाज़ भी नहीं थे, शादाब भी नहीं थे। आई थिंक क्विकली मैं बता देता हूँ। एक तो जो शादाब के बारे में शाहिद ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया कि बंदे को खुद उठाना पड़ता है। बेस्ट कोच जो मेरा था या शाहिद का था या शादाब का है, वो बंदा खुद होता है। एक तो शादाब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं PSL में शाहिद की टीम के कोच था, तो शाहिद थोड़ा सा बॉलिंग इस एज में भी आके मैं शाहिद को 1-2 मैचों के बाद बोला कि शायद आप क्रीज के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं गुजार रहे, आप थोड़ा सा टाइम के ऊपर गुजारो, अपना फ्रंट आर्म को लॉक कर लो और प्रैक्टिस में 2-3 ओवर करके देखो। और अल्लाह का शुक्र है, वो जब आप सुनने का हक अदा करते हैं ना और आप ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, देन आपके ऊपर ये फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। ये तो शादाब की होगी बात। बाकी रही आपकी जो इफ्तिखार वाली बात आपने की है सवेरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज़ होती है कि एक ही मैच में अगर शाहिद अफरीदी भी खेल रहा है, सकलैन मुश्ताक भी खेल रहा है, मैं भी खेल रहा हूँ, जबकि हम वर्ल्ड सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में तीनों स्पिनर खेले हैं, हमने उधर खेले हैं, तो जो बंदे को जब 3 मैचों में लगातार कप्तान मेन बॉलर को पीछे कर देगा और किसी दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना नीचे गिरने लग जाता है। आप बैटिंग में किसी और को भेजोगे, किसी और को 2-3 दफा ट्राई करोगे, इसके लिए फिर मेरा कॉन्फिडेंस नेचुरली इफ्तिखार भी है, इफ्तिखार मैं नेचुरली ये समझूंगा कि यार इज ही ट्रस्टिंग मी, ये मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके ऊपर बहुत 2-3 चीज़ों का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है सवेरा। इसमें यह है कि आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी इफ्तिखार से कि आप मेरे मेन प्लेयर हो, मैं दूसरों के ऊपर वैसे ही चांस लेके देख रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप में मुझे खेल सकते हैं कि नहीं मेरे लिए खेल सकते, ठीक है, आपके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। जब ये 2-3 बातें करके तो ऐसी चीज़ों पे फिर आपको आसानी हो जाती है टीम को बिल्डअप करने के लिए। बट आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टूर्नामेंट जिताने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ठीक है मुश्ताक भाई, आपको जाना है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाला और सवेरा। बात गलतियों से सीखने की हो रही है, तो ज़का अशरफ चेयरमैन PCB साहब हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ हम सुधारेंगे। सरफराज अहमद का भी जिक्र किया, उन्हें D कैटेगरी में क्यों रखा गया, और वो डोमेस्टिक में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में रन्स के अनबार लगा रहे हैं, डबल सेंचुरी भी उनकी जानिब से स्कोर कर दी गई है। तो क्या बयान दिया गया ज़का अशरफ की जानिब से, क्या गुफ्तगू की गई? देखिए, एक तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, अभी मेरा ख्याल 3 बजे जब हम शो कर रहे थे तो लाला ने यह कहा था कि अब टीम सेलेक्ट हो चुकी हुई है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि ज़मान खान होते 15 के स्क्वाड में, लेकिन अब चूंकि हसन अली पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा है तो उनको बैक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, गो के यहाँ पर इख्तलाफ राय है ना, वो ये चाहते हैं कि ज़मान होते तो ज़्यादा बेहतर था। जब आप इस एक सोच को देखते हैं तो दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की इस बयान को देखते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम गलतियों को सुधारेंगे, एक ऐसे वक्त में आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करके अपनी ही टीम में या अपने ही लोगों में, मुल्क में मीडिया में क्रिकेट पर बात करने वालों के लिए एक दावत दी है लोगों को कि आएँ वो आप पर तनकीद करें। जब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, गलतियां आपने सुधारनी है, खिलाड़ी आपकी कैटेगरीज़ के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत ही क्या है? ये मुनासिब वक्त ही नहीं था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, इसको इससे पहले होना चाहिए था। तो ये कोई अच्छे टेस्ट में चीज़ें जाती नहीं हैं कि लोग, जब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ये चाह रहे हैं कि आपकी तमाम तर इंतज़ामी खामियों के बावजूद टीम को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत में मौजूद है, ये कोई आम मुल्क नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलना और भारत में क्रिकेट खेलना बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा यही पॉइंट लेकर लाला आपकी जानिब बढ़ता हूँ, और एक तो चेयरमैन PCB का जो बयान सामने आया है उस हवाले से भी आप ऐड कीजिएगा। और एक उन्होंने, जैसे कि आपने गुफ्तगू की थी जो पहली ट्रांसमिशन में, कि अब हमें सपोर्ट करना है, चाहे वो हसन अली है, चाहे वो शादाब खान है, अब ये लड़के चले गए हैं। लेकिन जो चेयरमैन PCB उन्होंने ये कहा है कि जो कोचिंग स्टाफ है वो उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, उनसे पहले उन्हें सिलेक्ट किया। वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। तो इस मौके पर ऐसी गुफ्तगू आप समझते हैं ये मुनासिब है, होनी चाहिए?
देखें, क्योंकि चेयरमैन होता है और वो जो भी बात करता है वो स्टेटमेंट बन जाती है, फिर मीडिया उनमें से चीज़ें निकाल के एंड देन वो फिर ग्लोबली एक मैसेज चला जाता है। और पाकिस्तान टीम भी टूर पे है, इस तरह की चीज़ें लास्ट टाइम भी हमारे साथ हुई थी जब हम इंडिया में थे, सेमीफाइनल खेलने गए थे 2011। तो जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, क्या कहते हैं, रहमान मलिक, उन्होंने भी एक इस तरह की बात की थी फिक्सिंग के हवाले से, वो जिस पे मैंने उनको इंडिया से ही कॉल करके शट अप कॉल दी थी कि दोबारा इस तरह की बयानात ना दें, टीम टूर पे इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है। फिर मैंने उसके वक्त के जो पीएम थे उनसे कहा कि इनको खामोश करा दें, यहाँ पे टीम टूर पे गई है या इनकी ये बातें सुने। तो ज़्यादा बार मोराल गिरता है चीज़ों से। आई मीन के जो भी अगर चेयरमैन साहब ने ये बात की है, इसको गोल मटोल करके कहते हैं कि बाद में बात करेंगे, जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, जो भी गलतियाँ इनसे हुई है वो बाद में वर्ल्ड कप के बाद आप बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर एंड उसके बाद तो उसको डिस्कस करते रहना। और लाला, एक और बड़ा अहम पॉइंट है, उस वाले से भी आपसे मैं आपकी टेक लेना चाह रहा हूँ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए गए हैं, एक अच्छी अमाउंट जो है वो रखी गई है, इसको लिंक किया गया है लीग क्रिकेट के साथ। और इसमें ये कहा जा रहा है कि लीग क्रिकेट में बहुत चूंकि पैसा आ चुका है, पैसे की रेल पहला है, तो खिलाड़ी लीग क्रिकेट की तरफ उन्हें अट्रैक्शन जो है वो महसूस होती है। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए गए, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था ये वक्त ज़रूरत थी? नहीं, देखें आप, प्लेयरों का हक है, प्लेयर्स की वजह से ही क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट बोर्ड की वजह से प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है। और प्लेयर्स के जो हक है उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल। व्हाई नॉट, दुनिया भर के बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। साथ में प्लेयर्स के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये कोई एक तरफ का नहीं है, ये दूसरी तरफ भी होना चाहिए कि प्लेयर्स को भी ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। अगर बोर्ड इतना ख्याल रख रहा है, आपके लिए आपका ख्याल रख रहा है, तो आप भी अपनी फिटनेस का, जब तक पाकिस्तान से खेल रहे हैं आप पाकिस्तान पहले हैं हमारे लिए। एंड देन आई मीन कि आप लीग क्रिकेट बिल्कुल मना नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स का वर्कलोड की जो हमेशा बात करते रहे हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवेरा, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आप ऐड कीजिएगा कि सरफराज अहमद की जानिब से मुझे अनबार लगाए जा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंस के हवाले से कि एक्सपीरियंस की बड़ी ज़रूरत थी। तो सरफराज ने डबल सेंचुरी भी बना दी, सेंचुरी भी कर दी, 50+ रन भी बना दी, हाईएस्ट स्कोरर वो जा रहे हैं। तो सरफराज की गैर मौजूदगी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है, और ये कितना अहम होता है कि खिलाड़ी अगर आप टीम से बाहर हैं तो आप सोशल मीडिया के बजाय आप ग्राउंड में जाकर डोमेस्टिक खेलकर, फर्स्ट क्लास खेलकर अपना जो जवाब है वो अपने रन्स बनाकर दे रहे हैं, परफॉर्मेंस से दे रहे हैं। देखिए, सरफराज का सजेशन जो हम तक खबरें पहुंची थी, मोहम्मद हफीज़ और मिसबाहुल हक ने भी दिया था जब ये एक कमेटी की मीटिंग हुई थी और वो पूरी जो रिव्यू कमेटी हुई थी एशिया कप के हवाले से। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से परसेप्शन को चेंज ये करवाना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कि जी इतने रन्स बनाए, इतने, नो डाउट अबाउट सरफराज एबिलिटी, और सरफराज कितना अच्छा खेलते हैं हम सबको पता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्क्वाड में। क्योंकि हम अभी पिछले ही उसमें शो में बात कर रहे थे कि सीनियर जूनियर का एक मिक्स बहुत अच्छा होता है। सरफराज जो है वो एक बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड बाबर की कैप्टनसी में बन सकते थे। जब बाबर, एक पॉइंट ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि प्रेशर पड़ गया और बाबर को नहीं कुछ समझ आ रहा होता है, तो वो सपोर्ट दे सकते थे बाबर को। मगर दूसरी तरफ ये जो आप रन्स लगाने की बात कर रहे हैं, रन्स के अंबार बनाने की बात कर रहे हैं, sorry to say, but I want the Pakistan Cricket Board, the domestic director, he needs to see कि हमारी पिचेस कैसी बन रही। अगर हमारी इतनी बेल्ट विकेट्स होंगी कि उस पे 700 रन बन रहे हैं, तो ये लड़के जब बाहर निकलेंगे ना मुश्किल कंडीशंस में, तो ये इनका ये बबल बर्स्ट होगा और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा एक्सेप्ट करना कि हम घर में तो इतने रन बना रहे थे, ये अचानक से इंटरनेशनल मैचेस में आके हुआ क्या है। तो बैलेंस ऑफ बैट एंड बॉल बहुत जरूरी है। हमारी पिचेस ऐसी नहीं बननी चाहिए जो आपको एक गलत, आप अपने बारे में ये गलत इंप्रेशन दें। ठीक है, और ये तो थी नाज़रीन हमारे जो वर्ल्ड कप के हवाले से हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है उसके बारे से डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने की है। लेकिन लाला, आपकी सवेरा आपकी इजाज़त से और इमरान आपकी भी इजाज़त से हम बात करना चाहेंगे कुछ एशियन गेम्स का भी मैं चाह रहा हूँ कि तज़किरा कर लें आज थोड़ा सा, कि एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस जो है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और लोग तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है सवेरा, अगर आप ऐड करें इसमें, कि हम इन एथलीट्स के लिए क्या कर रहे हैं, जिसका जिक्र मोहम्मद हफीज़ ने भी किया है कि हम इन एथलीट्स को क्या दे रहे हैं। उसके बाद हम इनसे डिमांड तो बहुत करते हैं, जब भी कैसो के इवेंट आता है हम सब लोग बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड से भी सवाल किया है मोहम्मद हफीज़ ने कि स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए लम्हा फ़िक्रिया है ये।
बिल्कुल है, बिल्कुल लम्हा फिक्री है। और उस दिन लाला और मैं, हम लोग शो पे, जोर के जोड़ के शो पे जो है वो सब साथ थे जिस वक्त हमने हॉकी के जो सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन से बात की थी, और उन्होंने बताया था कि कितने मसले हैं पाकिस्तान हॉकी में। 10-2 से हारना इंडिया के खिलाफ, दिस वाज द बिगेस्ट डिफीट एवर। इंडिया ने कभी भी 10 गोल हमारे अगेंस्ट नहीं किए हुए थे, जो कि अब इंडिया कर गुजरा। हमने और इंडिया ने एक साथ ही हॉकी में आगे बढ़ना शुरू किया था, और आगे बढ़ते 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 कहाँ इंडिया पहुंच गई। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जिस तरह ठेका उठाया इंडियन हॉकी का। सवेरा कतरलामी की माजरत, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, तो लाला की भी मैं चाह रहा हूँ कि इस पर थोड़ी सी टेक शामिल कर लें। लाला, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? कर दिया, सवेरा ने कर दिया इस हवाले से। ठीक है जी, उन्होंने डिटेल से कर दिया। लाला, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सवेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो लिंक किया। इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था आज का जोर का जोड़। आपसे कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।